जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपका अपना हर्षित ठाकुरिया एसटी सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने एक और लेक्चर में। दोस्तों हम लोगों ने एक जो ये सफ़र स्टार्ट किया है ना, इस सफ़र को मंजिल तक तो देखो हमको लेके जाना है। नहीं मतलब आपने एक सपना देखा था और सपने को आप और हम मिलके हकीकत के अंदर बनाना चाहेंगे, ठीक है ना। और देखो मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि बहुत ज़रूरी बात ये होती है कि हमने लाइफ के अंदर करना क्या है, हमारा लाइफ के अंदर गोल क्या है। तो उसी गोल को कंप्लीट करने के लिए और उसी गोल को फुलफिल करने के लिए दोस्तों महा रिवीजन कोर्स के अंदर आज हम बात करने वाले हैं एक और चैप्टर के बारे में। मेरे हिसाब से पुराना चैप्टर आप लोगों का बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया गया होगा और अपने उस चैप्टर के अंदर लगभग बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट नहीं आया होगा। मगर दोस्तों वहीं पे ही हम बात करें तो हम आगे एक और चैप्टर को डिस्कस कर सकते हैं और ये वाला चैप्टर भी अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड दैट इज़ अ प्लांट किंगडम। देखो बोला जाए तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांट किंगडम के बारे में बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों ने भी सुनी होगी। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम की, तो हम ये बात समझते हैं कि इसको हमको डिटेल से भी स्टडी करना है। तो दो किंगडम वाले चैप्टर आपके पास हैं, एक प्लांट किंगडम, एक एनिमल किंगडम। गॉट इट। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिएगा एनसीईआरटी में दिए गए लगभग सारे एग्जाम्पल्स आप लोग अच्छे से मेरे साथ साथ ही लर्न कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। गॉट इट। सो चलिए फर्स्ट क्लास तरीके से, शानदार तरीके से, हंसते हुए मुस्कुराते हुए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। गॉट इट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स एंड दे हैव, मतलब ब्रायोफाइट्स जो है उनके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट हो सकते हैं या होनी चाहिए। देखो नो डाउट हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में बात किया है, हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में एक बात किया है और जो बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझ चुके हैं। और हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में बात की थी कि सर ब्रायोफाइट्स एग्जैक्टली एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं। पहली बात हमने ये पढ़ी थी, तो हमने बोला था ब्रायोफाइट्स के बारे में कि दिस इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। गॉट इट। ऑफ प्लांट किंगडम एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रायोफाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोस्तों, मगर दूसरी बात यहाँ पे और भी ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें समझना है। पता है क्या, अगर हम देखें ना तो ब्रायोफाइट्स एक लेस डेवलप वैरायटी के अंदर आती है। मतलब अर्थ के ऊपर देखो आपको पता है वैरायटीज़ तो बहुत सारी डेवलप है भाई। जैसे मान लो आज के टाइम पे 4G चल रहा है, अब इससे पहले 3G चलता था, फिर 2G चलता था, फिर G चलता था, फिर वो डमरू सा घूमता रहता था। तो वो सारी की सारी बातें हम यहाँ पे ब्रायोफाइट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक्चुअली अगर देखा जाए तो अर्थ पे जब आपने प्लांट किंगडम डिस्कस किया था, जब कभी भी आपने पढ़ा था कि एग्जैक्टली आप लोग एक चीज़ के बारे में जिसे हम बोलते हैं प्लांट किंगडम, तो आपने बोला था सर हमने प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। मैंने कहा कौन कौन से? कह रहा आशीष सर एक तो था सर क्रिप्टोगेम्स और एक था फेनेरोगेम्स। एक है क्रिप्टोगेम्स और एक है फेनेरोगेम्स। अब मैंने आपसे कहा कि क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स के अंदर लगभग बातें आपको पता है, तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि क्रिप्टोगेम्स के अंदर जो वैरायटीज़ है ना वो इतनी डेवलप्ड वैरायटीज़ नहीं होती। मगर दोस्तों अगर हम फेनेरोगेम्स की बात करें वहीं पे ही, तो वो डेवलप्ड वैरायटी हो सकती है। याद रखिएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की आपने बात की थी वो एक्जैक्टली फेनेरोगेम्स ही था, और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की जो आपने बात की थी वो क्रिप्टोगेम्स थी। तो ज़्यादा डेवलप वैरायटी नहीं होती, मगर दोस्तों इतनी भी डेवलप नहीं होती कि इसके अंदर कुछ हो ही नहीं। भैया बात है तो थोड़ी ऐसे तो कैसे सर्वाइव करेगा वो, तो इनके पास कोई ना कोई तरीका आपको मिलता ज़रूर है। और दोस्तों पहली चीज़ यहाँ पे होता क्या है, देखो थैलोफाइटा में हम लोग बोलते हैं थैलस स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे जो ब्रायोफाइटा है इसके अंदर भी थैलस ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। मतलब देखा जाए तो प्लांट की पूरी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है ना, रूट स्टेम और लीव्स वगैरह में प्लांट की पूरी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। सो हम एक ऑप्शन को तो सही मान सकते हैं कि थैलस का स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो बी ऑप्शन है वो है क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। प्लांट किंगडम और क्लोरोफिल नहीं हो, हाउ इज इट पॉसिबल? एक्सेप्शनली छोड़ के अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि सर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी सर प्रेजेंट होता है, जिससे सर ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तीसरी बात यहाँ पे है आर्किगोनिया के बारे में। दोस्तों हम दो चीज़ें जानते हैं, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। और आर्किगोनिया के बारे में हम बहुत अच्छे से ये बात समझ सकते हैं कि जो आर्किगोनिया होता है, ये आर्किगोनिया एग्जैक्टली जो फीमेल पार्ट होता है, मतलब सेल्स होती हैं, आप उनको क्लासिफाइड करते हो। याद होगा आपको एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया के बारे में।
तो ये वाला भी नो डाउट इनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी तो होगी भैया, तो ये वाला स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। गॉट इट। एंड दोस्तों द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज दैट इज ऑल ऑफ अबाउट। देखो अगर देखा जाए तो भैया जब 3 ऑप्शन सही होते हैं तो भैया चौथे ऑप्शन पे तो टिक करना तो बनता है फिर, है ना। और चौथा ऑप्शन अगर ऑल ऑफ अबाउट के नाम से दे रखा है, मार दो भैया, टिक मार दो, बहुत बढ़िया बात है ना। तो दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि विच वन हैज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इनमें से कौन है जिसके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। अब देखो सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये समझना है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती क्या है, पहले तो ये समझना है। अब तो दोस्तों यहाँ पर हम ये वाली बात समझ सकते हैं कि जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर जो हैप्लॉइड फेज होती है वो एग्जैक्टली डोमिनेंट होती है। अब सबसे पहले बात तो हम करते हैं कि आखिर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती क्या है। दोस्तों अगर कोई भी चीज़ साइकिल फॉर्म में आप लोग रिप्रेजेंट करते हो तो हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था, लास्ट का टॉपिक है प्लांट किंगडम में, नाम है उसका अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब ये है कि आखिर किस तरीके से जो वैरायटीज़ होगी वो वैरायटीज़ डेवलप होती है, मतलब वो कौन सी फेज़ उसमें डोमिनेंट हो सकती है। तो अगर यहाँ पे भी हम वही देखें तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगा आपके सामने ऐसे, ठीक है। सर्कल सही है, थोड़ा थोड़ा लग तो रहा होगा। और सर्कल के अंदर अब एग्जैक्टली मैंने आपको इस तरीके से इसको क्लासिफाइड कर दिया ऐसे, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। तो अब दोस्तों हम लोगों को आगे क्लियर क्या करना है, हम लोगों को आगे क्लियर ये करना है कि यहाँ पर जो मैंने छोटा फेज़ रखा है और एक मैंने बड़ा फेज़ रखा है, याद रखना हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज़ होगी ना वो हैप्लॉइड होगी। नाम से हमको पता लग रहा है हैप्लॉन्टिक मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हैप्लॉइड फेज़ की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये वाली फेज़ तो हो गई मान लो n, और यहीं पे ये वाली फेज़ जो हो गई ये हो गई 2n। तो एक फेज़ तो हो गई n और एक फेज़ हो गई आपकी 2n, तो ये हैप्लॉन्टिक फेज़ है। क्लियर। अब होता क्या है दोस्तों, मान लो अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं तो ऑर्गेनिज्म मान लो प्रेजेंट है, और ऑर्गेनिज्म अगर मान लो प्रेजेंट है तो वो किस तरीके से डेवलपमेंट शो करता है वो चीज़ ज़रा थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली किसी भी प्लांट की वैरायटीज़ को डेवलप होने के लिए एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट इज़ अ स्पोर। ये स्पोर बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। अब दोस्तों अगर स्पोर यहाँ पे प्रेजेंट है तो स्पोर एक्चुअली डेवलप होने के बाद एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ गैमेटोफाइट्स। इनकी गैमेट्स का डेवलपमेंट होगा, गैमेटोफाइट। अगर मैं गैमेटोफाइट की बात करूंगा तो गैमेटोफाइट जो होगा ये भी एन होता है। स्मॉल एन का मतलब आप जानते हो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्मॉल एन। नेक्स्ट कंडीशन, जब गैमेटोफाइट्स डेवलप हो जाएंगे तो इसके बाद कहीं ना कहीं एक प्रोसेस और स्टार्ट होगा जिसका नाम होता है गैमेटोजेनेसिस। तो आप लोग एक प्रोसेस और कर सकते हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस के अंदर भी आप स्पोर्स की बात करेंगे तो वो सारे के सारे एन ही होंगे, बात सही है। मगर दोस्तों इसके बाद एक बहुत बढ़िया चीज़ होगी, दैट इज़ अ सिंगैमी। मतलब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के अंदर एक फ्यूज़न का प्रोसेस हो जाएगा, तो आप यहाँ पर सिंगैमी लिख सकते हैं, सिंगैमी। और जब चीज़ों के बीच में फ्यूज़न हो रहा है तो दोस्तों फ्यूज़न होने के बाद सिंगैमी जो बनेगा उससे एग्जैक्टली आपको जो फॉर्म होगा वो होगा जायगोट। तो आप लोग यहाँ पे एक जायगोट को फॉर्म कर लेंगे, गॉट इट। और हम लोग जानते हैं जायगोट क्या होता है, 2n। जायगोट के अंदर वापस से मियोसिस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस। और अगर जायगोट के अंदर मियोसिस होगा तो वापस क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अगर आप यहाँ पे बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझ रहे होंगे तो आपको ये चीज़ दिख रही है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो हैप्लॉइड फेज़ है दैट इज़ अ डोमिनेंट फेज़। एक बात तो ये चीज़ है जो हमको सामने दिख रही है। दूसरी बात दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख सकता हूँ, यहाँ पे केवल जो जाइगोस्पोर होते हैं ना केवल वही डिप्लॉयड होते हैं। तो ओनली जाइगोस्पोर स्पोर हैं यही केवल क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। और जितने भी और फेजेस हैं सब की सब हैप्लॉयड होगी। ऑल फेजेस आर हैप्लॉयड, और इसी हम क्या बोलते हैं इसको, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये एक पॉइंट है जो पॉइंट आपको अपने माइंड में बहुत अच्छे से बैठा के रखना है, जाने नहीं देना है इसको इधर उधर से, बोल देना भैया दिमाग में यही रहने का। डोमिनेंट फोर्स है हैप्लॉन्टिक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बेस्ट इसका एग्जाम्पल है ना, मैंने आपको बोला था इस चैप्टर के अंदर वी हैव टू लर्न द एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल को क्वेश्चन के साथ साथ लर्न करेंगे। तो दोस्तों द फाइनेस्ट आंसर इज द क्वेश्चन।
तो इसका एक बहुत ही बढ़िया आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे सामने आता है। दोस्तों अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन और है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एंड द क्वेश्चन इज द येलो ग्रीन पिगमेंट इज फाउंड इन, मतलब जो येलो ग्रीन पिगमेंट होता है वो एग्जैक्टली प्रेजेंट कहाँ पे होता है। देखो सबसे पहली बात तो आप लोगों को याद रखना है एक चीज़ कि हमको पिगमेंट याद रखने के लिए एक मेथड हम ये लोग यूज में ले सकते हैं, एंड दैट इज द एस्टीसर स्पेशल मेथड। गॉट इट? एंड दैट इज द एस्टीसर स्पेशल मेथड। एंड व्हाट इज द एस्टीसर स्पेशल थिंग? तो जो पता है आपके सिलेक्शन से ज़्यादा बड़ी मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जितना भी एक्सपेरिमेंट मैं कर पाता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ पूरे करने की। आइए ज़रा देखते हैं। दोस्तों 4 टाइप की एल्गीज होती हैं, ठीक है। याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक है राजस्थान रॉयल्स, IPL के अंदर टीम आती थी भाई राजस्थान रॉयल्स। एक था चंडीगढ़ CG, एक है पंजाब PB, और दोस्तों एक है XY और Z, ठीक है। मतलब कई बार ये चीज़ कंफर्म कर चुका कि एग्जैक्टली Z को Z बोलते हैं, Z बोलते हैं। तो मैनी ऑफ स्टूडेंट्स इज कन्फर्मिंग नहीं सर Z को Z नहीं बोलते सर Z बोलते हैं। आप बिल्कुल सही हो। तो मैंने कहा चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, आपने बोल दिया तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों R जो होता है ना, इसका मतलब होता है एक R का मतलब, तो आप करते हो रोडोफाइसी, ठीक है। 4 टाइप की एल्गीज बता रहा हूँ मैं आपको। रोडोफाइसी। दोस्तों C का मतलब होता है क्लोरोफाइसी। दोस्तों P का मतलब होता है फियोफाइसी। और दोस्तों XYG का मतलब होता है ज़ैंथोफाइसी। X का मतलब क्या है? ज़ैंथोफाइसी। अब देखो कितना आसान है भैया। रोडोफाइसी एक R का मतलब तो हो गया, बट अभी दूसरा R बच रहा है, और दूसरे R का मतलब है रेड। क्लोरोफाइसी का जो कलर है वो क्या है? G से ग्रीन। अब ग्रे मत करना ना। B, दोस्तों B से कलर आता है जैसे ब्लू वगैरह, ब्लैक भी आता है, मगर देखो ब्लैक तो अपन लिखेंगे नहीं, ब्लैक तो स्क्रीन ही है, तो कुछ ऐसा लिखेंगे ना जो भैया डिफरेंट होगा, एंड दैट इज अ ब्राउन। और दोस्तों जो YG है, Y से कौन सा कलर आता है? एक आता है ना भैया येलो, और G से क्या आता है? ग्रीन। इसका मतलब आपके पास 4 वैरायटी हो गई, राजस्थान रॉयल्स, चंडीगढ़, पंजाब और XYZ। तो राजस्थान रॉयल्स का मतलब है रोडोफाइसी कलर रेड, फियोफाइसी कलर ब्राउन, ज़ैंथोफाइसी कलर येलो ग्रीन, एंड क्लोरोफाइसी कलर ग्रीन। गॉट इट? तो एक्जैक्टली 4 टाइप के हमें एल्गीज यहाँ पे इस तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब इसने लिख रखा है येलो ग्रीन कौन सा है भैया? देखो लास्ट वाला ऑप्शन देखो, येलो ग्रीन, और हमारे पास कौन सा है? ज़ैंथोफाइसी। ऑप्शन मेरे ख्याल से आप सभी को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं आगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एन एल्गी रिच इन प्रोटीन, मतलब एक ऐसी एल्गी जो प्रोटीन के अंदर रिच होती है। भाई देखो प्रोटीन तो बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, आपको पता है ना। और हम लोग भैया प्रोटीन रिच एलिमेंट्स जनरली यूज़ में भी लेते हैं, ये भी बात आपको पता है। अब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि ऐसा कौन सा एल्गी है जो प्रोटीन के अंदर बहुत रिच होता है। दोस्तों मेरे हिसाब से जब आपने चारों के चारों ऑप्शन पढ़े हैं तो आप लोगों को आंसर तो आ गया होगा, बट वहाँ पे आंसर में कई बार एक कन्फ्यूज़न होता है, दैट इज़ अ क्लोरेला और कोलेरा। दोस्तों कोलेरा तो विब्रियो कोलेरा है, बैक्टीरिया है जिससे डिजीज़ होती है। अगर हम क्लोरेला की बात करते हैं तो ये एक टाइप का एल्गा है, एल्गी है, जो एग्जैक्टली ग्रीन कलर की होती है, जैसा कि हम लोगों को पता है। बट यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं आपसे बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं क्लोरेला के बारे में स्पेशल बात करूँ तो एक्चुअली क्या होता है, ये एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है। तो आंसर को और डिटेल में करने से अच्छा मैं इसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ। एग्जैक्टली दोस्त ये होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर के अलावा मैंने एक बात और बोली कि ये ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। तो इसमें हाई अमाउंट में आपको प्रोटीन मिलता है, हाई अमाउंट में मिलता है प्रोटीन, मतलब तगड़ा वाला प्रोटीन, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन। बस सही है। अगर देखा जाए ना दोस्तों तो हम एक्सपेरिमेंटली एक बात बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जो सोयाबीन होती है, आपने कोई खाया होगा सोयाबीन तो ना, और स्पिनैक जो होता है, इन दोनों को मिला के इनके अंदर जितना प्रोटीन होता है ना, वो इतना प्रोटीन तो आपको क्लोरेला के अंदर ही मिल जाता है, पता है, मतलब बहुत ही बड़ी चीज़।
और दोस्तों सबसे बड़ी एक खास बात जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा, एक्चुअली इसको हम यूज़ में लेते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के लिए। किसके लिए? सिंगल सेल प्रोटीन। तो हम इस चीज़ को सिंगल सेल प्रोटीन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम एक बात पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं आज के टाइम में हम माइक्रोब से बहुत अधिक अमाउंट में प्रोटीन को डेवलप कर सकते हैं, एंड दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ सिंगल सेल प्रोटीन एंड इट इज़ एग्जैक्टली कॉल्ड एज अ SCP। तो सिंगल सेल प्रोटीन बोलो चाहे आप SCP बोलो, बात तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम दोस्तों बोले SCP। तो एक एल्गी जो प्रोटीन के अंदर बड़ी रिच होती है उसका नाम क्या होता है? सिंपल सी बात है भैया, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, दैट इज़ अ क्लोरेला। गॉट इट। एक बात मैं और जो इसके साथ साथ आपको ऐड कर देता हूँ, एक्चुअली दोस्तों इसके अंदर आपको विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, ठीक है, और कैरोटीन आपको मिल जाता है। ये भी आपको इससे ही प्रोवाइड हो जाता है क्लोरेला से। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो भैया बड़ा यूजफुल है। जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं ना, वो अपने साथ अब ये थोड़ी है सिलेंडर लेके जाएंगे ऊपर के, चलो भाई ऊपर खाना वाना बनाना है, नहीं भैया नहीं। मतलब करेंगे भी क्या वो ऐसा काम करके, वो कुछ डिफरेंट करते हैं। और कुछ डिफरेंट का मतलब ये है कि वो भैया कहेंगे चलो भाई चलो क्लोरेला से बनाते हैं हम तो सब कुछ, तो बढ़िया है भैया, न्यू खाओ बस, बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल, टेंशन ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गॉट इट। चले आगे, चलिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है ए वैस्कुलर क्रिप्टो गेम्स। मैंने अब आपको बताया क्रिप्टो गेम्स क्या होते हैं, बट हम वहाँ पे बात करेंगे एक ऐसे क्रिप्टो गेम्स की जिसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, हम उसकी बात करेंगे दोस्तों। एक्चुअली सबसे पहला है कैड्रस। एक्चुअली ना एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैड्रस होता है ना, इसे आप एक नॉर्मल नेम में भी समझते हो, केदार, ठीक है। आपको दोस्तों जनरली ना ये आपको हिल स्टेशन वगैरह पे मिल जाता है, हिल स्टेशन पे, और अच्छी डेवलप वैरायटी होती है, ठीक है। अगर आप दोस्तों बात करते हो यहाँ पे मार्केशिया की, अगर आप बात करते हो यहाँ पे मार्केशिया की बात करते हो तो दोस्तों ये लिवर वॉर्ड्स के अंदर आते हैं, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपने बढ़िया ऑप्शन की जिसका नाम है इक्वेसिटम, इक्वेसिटम की, तो दोस्तों इक्वेसिटम को आप एक नाम और बोलते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज अ हॉर्स टेल, तो दोस्तों यही इक्वेसिटम होता है जिसके हम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। देखो एक बात आप लोग याद रखना, मैंने आपको पहले भी शायद ये वाली बात अभी बोली है, एक या दो बार तो मैं बोल चुका हूँ कि एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा फॉलो करते रहना बस, और कुछ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमको एग्जाम्पल्स सामने सामने दिख जाते हैं ना, तो हम उसका फिर ईजिली उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। डी इज़ द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है अव्यूल ऑफ साइकस आर्किगोनिया। देखो ये तो नो डाउट एक थोड़ा सा रीडिंग का क्वेश्चन है, और आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि अगर हम ओव्यूल साइकस आर्किगोनिया की बात करते हैं तो उसके अंदर 2 to 8 बेसिकली आर्किगोनियाज ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। द राइट आंसर इज 2 to 8। एक बात याद रखना, इसके अंदर जो पर ओव्यूल होगा ना, मतलब मैं अगर ईच ओव्यूल की बात करूँगा, each ovule consists of a large nucellus, ठीक है। तो पर ओव्यूल के जो चारों तरफ है ना वो न्यूसेलस की एग्जैक्टली सेल्स वगैरह प्रेजेंट होगी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 6th क्वेश्चन की कि ओव्यूल ऑफ द साइकस आर्किगोनिया एग्जैक्टली वो कितने प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज 2 to 8। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज द राइट आंसर दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है मेल गैमेट्स आर फ्लैजेलेटेड एंड। भाई मोटिलिटी के लिए जो फ्लैजेला होता है ये प्रेजेंट होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। गॉट इट। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनके अंदर जो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा वो आखिर किसके अंदर प्रेजेंट होगा। सो दोस्तों देखते हैं उसके अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एक्टोकार्पस, फिर है स्पायरोगायरा, फिर है पॉलिप्सिनियो, और उसके बाद है एनाबीना। तो 4 हमारे पास एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों चलो डी ऑप्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एनाबीना के बारे में।
दोस्तों एनाबीना की बात की जाए तो इट इज़ अ लाइक ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया है। और हम एक बात और ये बात कर सकते हैं कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो पहली बात तो हमारी ये हो गई डी ऑप्शन के बारे में, गॉट इट। अगली बात हम करते हैं सी ऑप्शन के बारे में। पॉलीसियोनिया। तो अगर मैं पॉलीसियोनिया की बात करूं तो मैं देखो यहाँ पे आपको ये बोल सकता हूँ कि एग्जैक्टली इसके अंदर नॉन फ्लैजेलेटेड प्रेजेंट होंगे, नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स होंगे, नॉन फ्लैजेलेटेड। अगर डी के बाद सी के बाद हम बात करते हैं एक ऑप्शन की, दैट इज अ स्पायरोगायरा। तो दोस्तों इस अगर देखा जाए तो स्पायरोगायरा के अंदर भी नॉन फ्लैजेलेटेड ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जो गेमेट्स होते हैं वो कॉन्जुगेशन के थ्रू करते हैं, कॉन्जुगेशन। तो दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन अपना बचता है ए, दैट इज एक्टोकार्पस। दोस्तों इसके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, वो भी बायोफ्लैजेलेटेड होगा ये, बायोफ्लैजेलेटेड। तो दो फ्लैजेला इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो चार ऑप्शन हम देख सकते हैं, और चार ऑप्शन में से नो डाउट हमें एक ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट और करेक्ट मिलता है, एंड दैट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ स्पायरो एक्टोकार्पस। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों से कहता है कि एन एल्गी विच कैन बी एम्प्लॉयड एज अ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग इज, मतलब एक ऐसा एल्गी जो ह्यूमन बीइंग के लिए फूड की तरह आप लोग यूज़ कर सकते हो, वो एग्जैक्टली कौन सा होता है। दोस्तों देखा जाए तो देखो पढ़ने के बाद ही मैं अभी आपको डिस्कस कर चुका हूँ क्लोरेला के बारे में। एग्जैक्टली जो राइट आंसर है ना इसका वो यही है, क्लोरेला। और देखो कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर आप लोग ज़्यादा डिटेल में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप लोग नेम से ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात करूँगा, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस की भी बात करेंगे हम कभी, हम बात करेंगे क्लोरेला के बारे में, हम बात करेंगे स्पायरोगायरा के बारे में भी, मगर यहाँ पे क्लोरेला के बारे में बात करते हैं। जैसे इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए भी इसके अंदर मिलता है और क्लोरोफिल बी भी मिलता है। दो बात तो ये है, ठीक है। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ, क्लोरेला के 2 to 10 म्यूएम तक का साइज़ होता है इसका, माइक्रोमीटर तक का इसका साइज़ होता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसको हम सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज़ में ले सकते हैं। मतलब लॉन्ग टाइम बीइंग के लिए अगर आपको प्रोटीन रिच सप्लीमेंट चाहिए होता है तो प्रोटीन रिच सप्लीमेंट आपको क्लोरेला के थ्रू मिल जाता है। पता है आजकल मार्केट में बहुत सारी टैबलेट्स प्रेजेंट है जिसके थ्रू हम मार्केट में प्रोवाइड कर सकते हैं, अवेलेबल कर सकते हैं चीज़ों को। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स को यूज़ करें, उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक परफेक्ट मटेरियल आप यूज़ करें जिससे ईजिली आप लोगों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की फुलफिल हो जाए, और वो एग्जैक्टली एक ही है, दैट इज़ अ क्लोरेला। सो द राइट आंसर इज द क्लोरेला मेरे प्यारे साथियों। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आइए चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर। इसका मतलब जो मेल गैमेट्स होता है इसके ट्रांसपोर्ट के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट बनती है। दोस्तों देखा जाए तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, जिसमें एक ऑप्शन है विंड, इंसेक्ट, बर्ड्स और वाटर। देखो एक बात आपको बहुत अच्छे से पता है, एक बात आपको ये पता है कि हम लोग ब्रायोफाइट्स को ना जनरली एक नाम बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब बात यह आती है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम आप इसे कहते क्यों हैं। दोस्तों एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहने का सबसे बड़ा रोल एक होता है, क्या, ऐसे ऐसे प्लांट्स जो बेसिकली रहते तो टेरेस्ट्रियल एरिया में हैं मगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर को यूटिलाइज करते हैं, दैट टाइप ऑफ प्लांट वेराइटी इज कॉल्ड एज अ एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये वाटर को यूज़ करते हैं दोनों के दोनों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ये, इसके बारे में तो बहुत अच्छी लाइन हम लोगों ने पढ़ रखी है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हम इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं। उसका रीज़न है ये, क्योंकि ये वाटर को अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ में लेता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेल और एक आपके पास क्या है, फीमेल।
अब एक्चुअली मेल की बात करें ना, तो मेल गेमेट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, तभी वो वाटर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पहुंच जाते हैं, जबकि जो फीमेल गेमेट्स होते हैं ये होते हैं नॉन मोटाइल, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं पहुंचते हैं। तो हम लोग दो अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं, हम बात करते हैं मेल की, वो मोटाइल होते हैं, और हम बात करते हैं फीमेल की, वो होते हैं नॉन मोटाइल। गॉट इट? क्लियर है ये वाली बात? अच्छे से डाउट तो नहीं है ना कोई भी? चलिए, बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों से बोलता है कि वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स आर, मतलब वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स बेसिकली होते क्या है। बहुत सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, मगर मैं आपको सारे ऑप्शन के अलावा आपको एक बहुत बढ़िया लाइन बताऊंगा, कि मैंने आपसे बोला है कि इस पूरे चैप्टर में कुछ लाइंस तो ऐसी हैं जिनको आप एज इट इज़ अपने माइंड में फीड कर लीजिए। भाई देखो, 2+2 4 होते हैं, हम सबको पता है ना, तो बच्चों वाली बात तो मैं बताऊंगा नहीं, मगर 2+2 4 होते हैं ना। अब ये आपको बार बार याद नहीं रखना, आप ये नहीं करोगे 2+2 = 4, ऐसे नहीं निकालोगे ना, कोई तरीका तो रखोगे। तो तरीका क्या रखना है दोस्तों? क्रिप्टो गेम्स जो अभी मैंने बात की थी, उस क्रिप्टो गेम्स में थैलोफाइटा भी होते हैं, ब्रायोफाइटा भी होते हैं, और टेरिडोफाइटा भी होता है, आपको पता है। तो मैंने अभी बात की थी आपसे क्रिप्टो गेम्स की, और क्रिप्टो गेम्स में 3 चीज़ होती है। कौन कौन सी? एक होता है थैलोफाइटा, एक होता है ब्रायोफाइटा, और एक होता है टेरिडोफाइटा। 3 चीज़ें होती है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। मगर मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअली जो टेरिडोफाइट्स है ना, ये पहले वेस्कुलर प्लांट होते हैं, मतलब इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम डेवलप होते हैं। तो ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बॉडी होती है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं। बात सही है? एक दो चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं एक दो चीज़ें आपको और भी बताऊंगा। दोस्तों टेरिडोफाइट जो होते हैं ना, इसका नेम जिस साइंटिस्ट ने दिया उनका नाम था हैकल। तो ये बात भी याद रखना कि नेम जो दिया गया था वो साइंटिस्ट थे हैकल। और जनरली ये मॉइस्ट और डैम्प एरियाज में या शेडी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ठीक है, एक बात आप जानते ही उनके बारे में कि ये सीडलेस भी होते हैं, तो आप इनसे बोल सकते हो सीडलेस प्लांट बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? सीडलेस। इसके अंदर सीड का भैया कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो गेम्स है। फेनरो गेम्स कहते हैं अरे हम तो पूरे हैं भैया, हम तो पूरे हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, मगर क्रिप्टो गेम्स कहते हैं भैया हमारे पास तो है ही क्या, कुछ भी नहीं है हमारे पास तो दैट इज अ क्रिप्टो गेम्स। तो क्रिप्टो गेम्स के बारे में पास तो भाई साहब कुछ है ही नहीं, मगर फेनरो गेम्स के पास देखा जाए तो सब कुछ है। गॉट इट? क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है स्पोरोफाइट और एक्सियाइज। देखो सबसे पहले तो देखते ही हमको ये चीज़ समझ में आ रही है कि एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रायोफाइट्स। हम लोगों ने ब्रायोफाइटा के बारे में डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रेक्सिया एग्जाम्पल किसका है आप जानते हो। बेसिकली अगर मैं रेक्सिया की बात करूंगा तो रेक्सिया एग्जाम्पल ऑफ द लिवर वॉर्ड्स। बात सही है दोस्तों? 2 एग्जाम्पल आप इसके हमेशा याद रखना, मतलब लिवर वॉर्ड्स के 2 एग्जाम्पल तो ऐसे हैं जो अगर कोई आपको सोते हुए भी उठा देना, हाँ भाई लिवर वॉर्ड्स, तो आपको 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल होगा लिवर वॉर्ड्स का वो तो होगा रिक्सिया। ठीक है दोस्तों, रिक्सिया की जो बॉडी होती है ना वो थैलाइड बॉडी होती है, बॉडी जो होती है वो थैलाइड बॉडी होती है। ठीक है, इसके अंदर केवल एक ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज अ कैप्सूल ओनली, और कुछ डिफरेंशिएशन नहीं होता, ओनली कैप्सूल, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट। मगर दोस्तों तीसरी चीज़ों के बारे में हम एक चीज़ के बारे में यहाँ पे और भी अच्छे से बात कर सकते हैं, और वो चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करें मार्केंशिया की, तो जो मार्केंशिया होता है, क्योंकि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे, एक एग्जाम्पल हम और करेंगे मार्केंशिया। दोस्तों मार्केंशिया के अंदर बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड, बॉडी क्या होती है? डिफ्रेंशिएट। और दोस्तों बॉडी जो डिफ्रेंशिएटेड होती है वो होती है 3 पार्ट में, ठीक है, जिनमें पहला होता है फुट, द सेकेंड वन इज अ सीटा, एंड थर्ड वन इज अ कैप्सूल। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ फूड, सीटा और कैप्सूल के अंदर आपको डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है। तो 2 चीज़ आपको दिख गई, एक तो आपको रिक्सिया के अंदर पता लग गया, एक आपको मार्केंशिया के अंदर मेरी बातें पता लग गई। लगभग दोनों बातें आपको अच्छे से क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब यहाँ पे दोस्तों स्पोरोफाइट कैसे होते हैं रिक्सिया के अंदर, ठीक है, बात समझना।
अगर मैं एग्जैक्टली आपसे रिक्सिया की बात करूंगा, तो दोस्तों आप ये बोलते हो कि ये ना ऐसी मिलिट्री टिश्यू एब्सेंट होते हैं इसमें। अब आप बोलोगे हर्षित सर जरा ये क्या नई चीज़ आ गई सर, एसिमिलेटरी टिश्यू आखिर होते क्या है सर, ये तो बड़ा कन्फ्यूजन है। अरे काहे का कन्फ्यूजन है, हाँ मैं ना, देखो एसिमिलेटरी टिश्यू का मतलब होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट। और जब क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है तो हम बोलते हैं कि जो एसिमिलेटरी टिश्यू है वो इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट। जब इसके अंदर एसिमिलेटरी टिश्यू एब्सेंट हो गए ना, तो दोस्तों ये टोटल पैरासाइट होगा, यानी कि दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, प्लांट के ऊपर टोटल पैरासाइट की तरह काम करेगा। ये क्या होता है, टोटल पैरासाइट, यानी कि किसी भी और गेमेटोफाइट के ऊपर 100% पैरासाइट की तरह काम करता है। तो पार्शियली पैरासाइट नहीं होता दोस्त, सेप्रोफाइटिक भी नहीं होता। ऑटोट्रॉफ की तो खैर बात ही छोड़ दो। तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ये है टोटल पैरासाइट। तो दोस्तों जो 11th है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अ राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि फर्न प्रोथैलस प्रोड्यूस, एग्जैक्टली जो फर्न का प्रोथैलस होता है ये बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले तो हम लोगों को समझना है कि एग्जैक्टली प्रोथैलस होता क्या है। दोस्तों एग्जैक्टली देखा जाए ना तो फर्न का जो प्रोथैलस होता है ये आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक तरह का हार्ट शेप होता है। हार्ट शेप आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, हार्ट शेप। अब आप कहते हो कि हर्षित सर हार्ट शेप कैसे, देखो डायग्राम ना कुछ इस टाइप का हो सकता है इसका, कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप का कुछ डायग्राम होगा। और यहाँ पर एक्चुअली अगर देखा जाए ना दोस्तों, यहाँ पे ऐसे तो देखो कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी ये। अब एग्जैक्टली रूट तो प्रॉपर हो नहीं सकती क्योंकि क्रिप्टो गेम्स का एग्जाम्पल है ये, और क्रिप्टो गेम्स में रूट स्टेम लीव्स वगैरह प्रॉपर डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। तो ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगी, दिस वन इज कॉल्ड एज अ राइजॉइड्स। और दोस्तों यहीं पे ही आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी, आपको एंथ्रीडिया भी मिल जाएगा और आपको आर्कीगोनिया भी मिल जाएगा। तो मान लो ये मैंने कर दिया आर्कीगोनिया, और यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है एंथ्रीडिया। तो आप ये कहते हो यहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया, मतलब एंथ्रीडिया भी मिलता है और आपको आर्कीगोनिया दोनों ही मिलते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जो फर्न का प्रोथैलस होता है वो प्रोथैलस बेसिकली क्या फॉर्म करेगा। दोस्तों स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता है क्योंकि एंथ्रीडिया तो मेल गेमेट्स का और आर्कीगोनिया फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्टोलन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है कि इससे किसी तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बट आप इतनी सी बात जरूर कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग अगर इसकी बात करें यानी कि प्रोथैलस की, तो एग्जैक्टली आपको ये ग्रीन शेप, ग्रीन कलर का मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो ये गेमेटोफाइटिक भी मिलता है। बात करी तो मैंने आपको लिख दिया कि ये हार्ट शेप होता है, और इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फाइनली आपको पता ही है एग्जैक्टली किसको फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा गैमेट्स को, गैमेट्स। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल 100 से ऊपर परसेंट चलना बिल्कुल सही है। 100 तो पता नहीं कितना परसेंट होता है ये। चलो तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का कौन सा फीचर नहीं होता है। चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं। पैरेलल वेनेशन, बिल्कुल इसके अंदर तो होती है पैरेलल वेनेशन। वेनेशन का मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर ऐसे लीफ होती है तो ये जो वेनेशन होती है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ पैरेलल वेनेशन। तो इस चीज़ को आप बोलते हो पैरेलल वेनेशन है ये। अगली बात, पेरिनियल नेचर होता है, बिल्कुल एनुअल, पेरिनियल और बाइनियल आपने पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल सही बात है। डाइमॉर्फिक ब्रांचेज होते हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर डाइमॉर्फिक ब्रांचेज बिल्कुल होती है। और जाइलम विद वेसल, दोस्तों चौथा जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, अगर आप बात करोगे फेनेरोगेम्स की, फेनेरोगेम्स, तो आप फेनेरोगेम्स के अंदर हमेशा एक बात करते हो कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम तो प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट, दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। मगर दोस्तों इसमें जाइलम के अंदर वेसल एब्सेंट होती है, और जो फ्लोएम होता है इसके अंदर कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो हमको दे रखा है वो कैसे दे रखा है भाई, फेनेरोगेम्स में मैं बात कर रहा हूँ अभी जिम्नोस्पर्म की ना, तो कंफ्यूज मत होना, मैं बात कर रहा हूँ जिम्नोस्पर्म की क्योंकि क्वेश्चन में हमसे जिम्नोस्पर्म ही पूछा है। तो फेनेरोगेम्स में अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूँगा तो याद रखना यहाँ पे जो जाइलम विद वेसल जो होगी ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। साइज थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन का, मगर कोई बात नहीं, मैंने बोला था जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही आपके चांसेस बहुत होते हैं कि एक बार देखते ही आपको उसको समझ लेने का। चलो कॉलम नंबर 1 और 2 को हमको मैच करना है, बहुत बढ़िया, हम लोग मैच करने में तो खैर माहिर हैं, हम तो मैच कर देंगे, अभी क्या दिक्कत आ रही है। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको एगार के बारे में, दूसरा दे रखा है यहाँ पे एल्जीन के बारे में, तीसरा दे रखा है कैरागीन के बारे में, चौथा दे रखा है क्लोरेला के बारे में, स्पाइरुलिना के बारे में। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, चलिए जरा इस क्वेश्चन को शुरू। पहला पॉइंट जो यहाँ पे दिया है वो है एगार के बारे में, कि जो एगार है वो क्या होता है। देखो आप लोगों को पता है, हम लोग एक चीज़ यूज़ में लेते हैं जिससे हम बोलते हैं एगार एगार। आप सभी लोगों को पता है एगार एगार के बारे में, और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि एगार एगार का यूज़ जो होता है ये न्यूट्रिएंट मीडिया की फॉर्म में होता है। न्यूट्रिएंट मीडिया दोस्तों, न्यूट्रिएंट मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जिसके अंदर आप किसी भी चीज़ को ग्रोथ करवा सकते हो। कोई भी माइक्रोब्स अगर आपके पास है तो उसकी ग्रोथ करवाने के लिए आप लेबोरेटरी के अंदर आप न्यूट्रिएंट मीडिया को यूज़ में लेते हो। बात सही है। और अगर आपको पता हो और आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो एगार होता है ये हमें ऑब्टेन कहाँ से होता है। दोस्तों एगार हमें ऑब्टेन होता है एल्गी, एंड दैट एल्गीज इज अ जिलेडियम और ग्लेसिरेरिया। तो जो ए है ना इसका तो फर्स्ट आ जाता है। वैसे तो देखो आंसर तो अब अपना आ ही गया है कि ये जो फर्स्ट हो गया तो काम तो हो ही गया, मगर कोई बात नहीं, आगे भी बात करते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों एल्जिन। एल्जिन दोस्तों, एल्जिन जो होता है ना ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो करता है। जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है ना इसको लो करने का काम होता है। तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल लो करने का काम किसका होता है? एल्जिन का। बात सही है। और जनरली जो एल्जिन होता है ये आपको किससे ऑब्टेन होता है? ये ऑब्टेन होता है, बिल्कुल सही बात है, ब्राउन एल्गी से होता है। अगला दोस्तों देखो दैट इज अ कैरागीन। दोस्तों कैरागीन की बात करें ना तो ये एक जेलिंग एजेंट होता है, जेलिंग एजेंट। सही है। और देखा जाए तो हम इसे ऑब्टेन करते हैं रेड सीवीड से, सीवीड से हम इसे ऑब्टेन करते हैं। और हम लोग एग्जैक्टली कैरागीन को यूज़ कर सकते हैं, और कैरागीन को यूज़ किया मतलब ऑब्टेन किया जाता है रेड एल्गी से। जैसे मैंने आपको लिखा रेड सीवीड, मतलब हम लोग इसे ऑब्टेन करते हैं रेड एल्गी से, तो आप इसको रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं। गॉट इट। तो जो सी है इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो ए का हो गया फर्स्ट, बी का हो गया सेकंड और सी का हो गया थर्ड। ऐसा ऑप्शन देखने को बहुत कम मिलता है। खैर क्लोरेला और स्पाइरुलिना, दोस्तों क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना जो होते हैं इसको हम यूज़ में लेते हैं सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में, SCP। तो जो सिंगल सेल प्रोटीन होता है उस सिंगल सेल प्रोटीन बनाने में आप इसको नॉर्मल कंडीशन में यूटिलाइज करते हो या यूज़ करते हो। तो ये एक छोटा सा तरीका है जो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर A, B, C, D हमने लगभग देखा है, और मेरे हिसाब से आप सभी ने इसका ऑप्शन सही लगाया होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। पता है मेरे साथ साथ करते रहो, मतलब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, मेरे साथ साथ ही आप निपटाते रहो कि अच्छे सर आपके साथ साथ चल रहे हैं, यार सर ये हो गया ये हो गया, अरे सर सॉर तो क्या है। चलो भाई आगे चलें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो एल्गी होता है ये मोस्टली कैसा होता है। देखो एल्गी हमारे पास जो मोस्टली हमको मिलेगा, हमने ऑलरेडी भी ये चीज़ पढ़ रखी है कि एल्गी हमको बेसिकली एक्वाटिक एरिया में मिलेगा, एक्वाटिक। और एक्वाटिक एरिया में भी आपको दोनों एरिया में मिल सकता है। आपको एग्जैक्टली स्वीट वाटर में भी मिल सकता है, स्वीट, या फिर आपको मेराइन एरिया में भी मिल सकता है, मेराइन। तो आपको दोनों जगह आपको जनरली देखने को मिलता है क्या? एल्गीज। पहली बात तो ये। दूसरी बात दोस्तों ये फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये एक ऑटोट्रॉफिक किस्म के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। और एग्जैक्टली आप लोग डिस्कस करते हो थैलोफाइटा में, किसके अंदर? थैलोफाइटा में। और हम अच्छे से जानते हैं कि थैलोफाइटा पूरी तरह से डिफरेंशिएटेड वैरायटी नहीं है, क्योंकि ये आती है क्रिप्टोगेम्स में, क्रिप्टोगेम्स, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे थैलस का स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। कैसा स्ट्रक्चर होगा? थैलस का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको इसे देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, कितना आसान है ना। हाँ हम बोले थे आपसे बड़ा आसान है ये चैप्टर, अगर आप समझते हो ना बड़ा आसान है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि द फ्लैजलेट और मोटाइल स्पोर इज कॉल्ड, मतलब फ्लैजलेट भी और मोटाइल स्पोर होते हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं? देखो अगर फ्लैजला और मोटाइल स्पोर है इसका मतलब वो मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं। हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर भी ये वाली बात देखी थी कि उन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड उसका एक ही है क्योंकि वो वाटर को यूज़ करते हैं जिसके अंदर मेल मोटाइल होते हैं, ठीक है। याद रखना दोस्तों, अगर आप कभी भी बात करोगे मोटिलिटी की, तो मोटिलिटी के लिए आपको हमेशा एक चीज़ बात करनी है, अगर वो मोटाइल है, प्रेजेंट है, तो वो होगा जू स्पोर।
और अगर वो मोटिलिटी इसके अंदर एब्सेंट है तो वो होगा एप्लेनोस्पोर। एप्लेनो, तो दो टाइप की चीज़ें होती है, एक होता है जूस्पोर और एक होता है एप्लेनोस्पोर। तो आप मोटिलिटी की बात करते हैं तो मोटिलिटी में हम इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं कि दो टाइप की मोटिलिटी प्रेजेंट होती है, जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर। और मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं 16 की बात करूं तो आपका क्या है, मोटिलिटी प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे उसे, जूस्पोर, बस आप यही बोलोगे और यही फिर आपका सही आंसर है। बी आपका राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों। चले आगे, चलिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, वो बड़ा खास है। द गेमेटोफाइट्स इन ब्रायोफाइट्स प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेट्स ओवम एंड फीमेल गेमेट इन। तो देखो, ये बात आप सभी को पता है कि अगर हम कभी भी बात करते हैं ब्रायोफाइट्स में तो वहाँ पे एक तरह से एंथर वगैरह का डेवलपमेंट तो होगा नहीं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि इसके अंदर फ्लावर वगैरह की स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक बात डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इसका जो राइट आंसर है ना वो है एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम। आर्किगोनियम। अब आप कहते हो सर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम क्या? दोस्तों एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम को मिला के आप बोलते हो गेमेटेंजिया। गेमेटेंजिया बोलते हो, क्या बोलते हो? गेमेटेंजिया बोलते हो, बात सही है। अब देखा जाए ना दोस्तों तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट फेज होती है ना वो एग्जैक्टली गेमेटोफाइट्स ही होती है। मैंने, आप याद करिएगा, मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें, मैंने आपसे कहा था कि किस तरीके से आप प्लेटफॉर्म को सपोज कर सकते हो यहाँ पे। तो एग्जैक्टली अगर देखिए तो 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों के लिए जो राइट आंसर है, दैट राइट आंसर इज एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनियम, दैट इज अ राइट आंसर। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जो स्फेग्नम होता है इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बॉग और पीट मॉस, ऑप्शन नंबर बी है क्लब मॉसिस, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी है स्पाइक मॉसिस एंड ऑप्शन नंबर डी है रेंडियर मॉसिस। देखो थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन है तो नो डाउट आपको एनसीईआरटी की जो थ्योरेटिकल लाइन है वो याद होनी चाहिए। और भैया याद क्यों नहीं होगी, मुझे तो एक बात बताओ। बिल्कुल होगी, हम बोलेंगे, हम समझाएंगे जैसे कि याद होगी। भैया देखो क्या चीज़ होती है, मेरी बात समझना। आप लोगों ने पढ़ा है ऐसे एरियाज होते हैं जिन्हें हम मर्शी एरियाज बोलते हैं, ठीक है? इनके एसिडिक मर्शीज एरियाज, एसिडिक जो मर्श एरियाज होते हैं ना, एग्जैक्टली इन्हीं एसिडिक मर्श एरियाज को आप बोलते हैं बॉग, ठीक है? तो स्फेग्नम जो होता है वो एग्जैक्टली इसी एरिया के अंदर ग्रो करता है, ग्रो इन दैट मीडियम या ग्रो इन दिस मीडियम, दिस मीडियम, इसी मीडियम के अंदर क्या करता है, ग्रो करता है, बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और बोलता हूँ, एक्चुअली इसी मीडियम में ग्रोथ करने के बाद आप लोग जो स्फेग्नम है ना, इसको जब आप ड्राई कर लोगे बहुत अच्छे से, और ड्राई करने के बाद जब इसे आप डिके कर दोगे तो इस चीज़ को आप बोलते हैं पीट मॉस, या फिर आप इसको केवल पीट भी बोल सकते हो। पीट, सॉरी पीट, मीट नहीं पीट, ठीक है? अब देखो एग्जैक्टली है क्या चीज़। दोस्तों देखा जाए ना तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं ना, उन ग्रेजिंग एनिमल्स को चारा वगैरह चाहिए होता है, तो उस चीज़ को तो हम पीट की तरह से डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली वो चीज़ होती है जिसे हम पीट बोलते हैं। तो बॉग और पीट मास दोस्तों उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो 18 का जो ऑप्शन नंबर ए है ना, दैट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू बी इवॉल्व्ड हैविंग द जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कि इनमें से कौन सा है जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम लगभग आपको दोनों देखने को मिलते हैं? तो बात जरा थोड़ा सा सिली है बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। दोस्तों एक्चुअली अगर हम कभी भी बात करते हैं ना इस तरीके के टॉपिक के बारे में, तो हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इसको हम फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बॉडी बोलते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जो टेरिडोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा, इस टेरिडोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं? प्रेजेंट। और दोस्तों जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होने की वजह से ही इसे हम फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट बॉडी। आप में से बहुत सारे बच्चों का शायद डाउट होगा नहीं वैसे तो कि सर वेस्कुलर प्लांट क्या होते हैं। देखो वेस्कुलर प्लांट का मतलब होता है जो एग्जैक्टली अपने अंदर जाइलम और फ्लोएम या कंडक्शन एलिमेंट रखते हो, तो उसे हम बोलते हैं वेस्कुलर प्लांट। क्योंकि प्लांट के अंदर ना वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है। तो वाटर और फूड, अगर इन दोनों चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर एंड फूड
तो एग्जैक्टली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी के थ्रू होता है। एक चीज़ आप और रख सकते हो, मिनरल्स, और एक और रख सकते हो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर। इन सभी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। तो जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये होते हैं जो इन दोनों चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब हमें क्योंकि ये वाली बात पता है कि क्रिप्टोगेम्स के अंदर जो थैलोफाइटा होता था, जो ब्रायोफाइटा होता था, जो टेरिडोफाइटा होता था, इसमें थैलोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है, ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट है। मगर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनके अंदर जाइलम भी प्रेजेंट होता है एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है, यानी कि दोनों की दोनों चीज़ें इसके अंदर मिलती है आपको, दोनों चीज़ें। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो एंड होपफुली बहुत ही सही तरीके से आपको ये वाली चीज़ समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दैट इज़ अ टेरिडोफाइटा, दैट इज़ अ ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे आर मोस्टली, मतलब टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं। देखो टेरिडोफाइटा के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो अभी तक हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, और वो हमने एक्सप्लेनेशन ऐसे किया कि जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये एग्जैक्टली एक प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, और ये बेसिकली जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, सेम क्रिप्टोगेम्स का। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें, क्योंकि देखो एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करने में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जब हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं ना तो हमको लाइन याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब एग्जैक्टली अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं। दोस्तों टेरिडोफाइट्स ना बेसिकली होते हैं होमोस्पोरस। होमोस्पोरस, अब आप बोलते हो होमोस्पोरस क्यों होते हैं। दोस्तों होमोस्पोरस का मतलब होता है जो एग्जैक्टली सेम साइज़ के हों, सेम साइज़। तो अगर चीज़ें जो गैमेट्स होते हैं वो बेसिकली सेम साइज़ के होते हैं, या स्पोर जो होते हैं वो सेम साइज़ के होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं होमोस्पोरस। वहीं पे एक दूसरी जगह जिसे हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस। और दोस्तों हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है डिफरेंट साइज़। और दोस्तों डिफरेंट साइज में अगर मैं मेल की बात करता हूँ तो ये तो आपको स्मॉल मिलते हैं, और अगर हम बात करते हैं फीमेल की तो ये आपको एग्जैक्टली मिलते हैं लार्ज एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ हेट्रोस्पोरस। तो दो चीज़ें याद रखना, होमोस्पोरस भी और हेट्रोस्पोरस भी। तो टेरिडोफाइट मोस्टली कैसे होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, दे आर द होमोस्पोरस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना आसान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं। देखो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ना ये फेनेरोगेम्स का पार्ट होता है। किसका पार्ट है, ये फेनेरोगेम्स का। अब हम लोग जानते हैं फेनेरोगेम्स क्या होते हैं। फेनेरोगेम्स होते हैं जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह प्रॉपर डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। मगर दोस्तों इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बेसिकली होता है नेक्ड सीड। कैसा सीड होता है, नेक्ड सीड, यानी कि इसके ऊपर सीड के ऊपर सीड कोट एब्सेंट होता है। याद रखिएगा, इसके ऊपर जो सीड कोट है वो क्या होता है, एब्सेंट। देखो आप तो इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम में बड़ा शानदार नाम है इसका, अनावरत बीजी। ओ भैया आवरत ही नहीं होगा जिसके ऊपर, कोई बात नहीं, तो वो तो नहीं लिखूंगा मैं, मगर नेकड सीड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है जिंको, द अनदर एग्जाम्पल है विच इज़ द कॉनिफर। वो जो कोन शेप के होते हैं ना, कॉनिफर, हार्मोन के अंदर भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ये दोनों चीज़ें दोस्तों एक्चुअली देखा जाए ना तो अप्रॉक्सीमेटली आज तक इसकी लगभग 700 से 700 के आसपास स्पीशीज़ आज तक डिस्कवर कर ली गई है। मतलब बहुत काम कर रहे हैं हम लोग इस पर ना, ढूंढ रहे हैं इनको भी। मतलब छोड़ने का किसी को भी नहीं, जब तक छोड़े रोकेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ है। चलो तो कोई बात नहीं। हमारा यहाँ पे जो 21 है ना वो क्या है, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर देखो आपको सारे एग्जांपल मिलेंगे। तो मीडियम साइज़ के ट्री भी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें टॉल साइज़ के ट्री भी होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े वो बहुत ऊपर तक। शर्ब्स भी होते हैं, मतलब अंडरग्राउंड हर्ब और शर्ब्स आपको याद है, बहुत बढ़िया, तो वो भी प्रेजेंट होते हैं। और जब ए, बी और सी ऑप्शन सही होता है तो आपको एक बहुत ही काम की बात मैंने आपको बताई थी कि ऑप्शन नंबर डी तो फिर सही होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दीज होगा वो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच इज़ द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्मिंग प्लांट। ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्मिंग प्लांट होता है जो बहुत ज़्यादा टॉल होता है। दोस्तों याद रखना, देखो जो पहला एग्जांपल लिखा हुआ है ना, दैट इज द सिकुआ सेमी परविरेंस, साइंटिफिक नेम है। तो फर्स्ट वर्ड डिनोट करता है जीनस को, दूसरा वर्ड डिनोट करता है स्पीशीज़ को। तो बिल्कुल बीच में स्पेस दे दिया, अंडरलाइन कर लिया, काम पूरा सही है। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो दोस्तों 300 फीट तक की इसकी हाइट हो सकती है।
इतना बड़ा हो सकता है, बहुत ऊपर होता है, मतलब अपन तो है ही क्या 3 4 5 6 फीट के होते हैं अपन तो, ये बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। और दोस्तों दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रेडवुड ट्री, रेडवुड ट्री, क्योंकि जिनके अंदर वुड होती है ना वो थोड़ा थोड़ा रेडिश होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो 22 है इसका ऑप्शन नंबर ए दैट इज अ राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, माइक्रोराइजल जो रूट होती है दैट इज हैविंग द सिम्बायोटिक फंगी के साथ कौन सा रिलेशनशिप रखती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती क्या है। दोस्तों ओवरऑल आप लोग एक बात जानते हो कि जब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जब आप कभी भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हो तो आप एक बात बोलते हो कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। एक होता है दोस्तों ऑटोट्रॉफिक, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक देखा जाए तो दोस्तों 4 टाइप का होता है यहाँ पे, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और सिम्बायोटिक। बात सही है दोस्तों। ऑटोट्रॉफिक को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब पैरासाइटिक क्या होते हैं, जो अपना फूड बनाते हैं लिविंग से, सैप्रोफाइटिक होते हैं जो अपना फूड बनाते हैं डेड से, होलोजाइक जो होते हैं जो लिविंग और डेड दोनों से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, और सिम्बायोटिक दोस्तों गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखते हैं, गिव एंड टेक। बात सही है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों माइक्रोराइजा रूट के बारे में। देखो एक्चुअली माइक्रोराइजा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, किस किस का, माइक्रोराइजा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है 2 चीज़ों का, मतलब प्लांट की जो रूट होती है, रूट प्लस उसके साथ होता है रूट के साथ किसका, फंजाई, ठीक है। ये होता है माइक्रोराइजा। जैसे आपने लेग्यूमिनेसी के बारे में मेरे हिसाब से आपने बात की थी, तो आपको लेग्यूमिनेसी का भी पता है। ऐसे ही दोस्तों एक माइक्रोराइजा होता है यहाँ पे, और माइक्रोराइजा में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है 2 चीज़ों का, रूट का और फंजाई का। और दोस्तों ये रूट जनरली किसकी होगी, ये रूट होगी पाइनस की। किसकी होती है, पाइनस। तो नियर सॉइल सरफेस के आसपास आपको पाइनस की रूट जो होती है उसके अंदर फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखता है, दोनों का हेल्प होता है। एक्चुअली देखा जाए तो फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए जो माइक्रोराइजल जो रूट होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपने एक और सुना होगा जिसका नाम है लेग्यूम। तो लेग्यूम जो प्लांट होते हैं इनके साथ जो आपका जो जनरली आप बोलते हो कि जो डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोब्स है, मतलब जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं राइजोबियम की, वो अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है। चलिए तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा, पाइनस, ए। मैं आपको ऑलरेडी भी एक बार बोल चुका हूँ कि ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो अगर आप एज जनरल नॉर्मली अगर आप लर्न कर लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए भी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन द जिम्नोस्पर्म अकर इन। देखो सबसे पहले तो जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होते हैं नेक्ड सीड। क्या होते हैं, नेक्ड सीड। तो ये जो नेक्ड सीड होते हैं इसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। पहली बात तो ये आपको बात क्लियर होगी। और ये एग्जैक्टली टाइप होते हैं फेनेरोगेम्स के, फेनेरोगेमी या गेम्स के होते हैं, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ऑप्शन नंबर ए है ओवरी, ऑप्शन नंबर बी है ओव्यूल, ऑप्शन नंबर सी है मेगा स्पोरेंजियम और ऑप्शन नंबर डी है माइक्रो स्पोरेंजियम। देखो क्योंकि इसने लिखा है पॉलन गेम, इसका मतलब ये बात कर रहा है मेल की, तो मेल का मतलब जो डेवलपमेंट होगा वो मेल गेमेट मेल का ही होगा। तो मेल पार्ट कौन सा है वहाँ पे, देखो ओवरी जो होती है ये फीमेल पार्ट है, ओव्यूल जो है ये भी फीमेल पार्ट है। हमने पढ़ा माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम। माइक्रो का मतलब स्मॉल जो हमेशा होता है मेल, और मेगा जो होता है उसका मतलब होता है लार्ज, और जो हमेशा क्या होती है फीमेल। बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, ये है फीमेल। दोस्तों यहाँ पे फीमेल वाला ऑप्शन वापस हटा दो। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा, दैट इज अ माइक्रो स्पोरेंजियम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे आर द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम एज दे। तो यहाँ पर हम बेसिकली कैटेगरी की बात करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर ब्रायोफाइट्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन फेज रिक्वायर वाटर। दोस्तों मैंने आपको एक बात शायद शुरू से बताई हुई है, और मैंने आपसे कहा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना इसे आप एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हो।
ये बात सही है ब्रायोफाइट्स की। दोस्तों दूसरी बात और है जो मैं ब्रायोफाइट्स के बारे में आपको कंसीडर करूँगा। एक्चुअली जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, इसे हम फर्स्ट एम्फीबियन बोलते हैं, फर्स्ट एम्फीबियन। दोस्तों एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो होता है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके लिए ये सबसे ज़्यादा रिक्वायर करता है किस चीज़ को, वाटर को। तो वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत होती है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो जनरली अगर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी तो जनरली आप एक बात कह सकते हो कि इसे हम एम्फीबियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात तो कन्फर्म हो गई। जैसे इसके एक एग्जाम्पल भी अगर मैं आपसे बात करूँ तो अगर आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, दैट इज़ अ रिक्सिया, ठीक है। दोस्तों पूरा डेवलप वैरायटी नहीं होती ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में आप लोग ये बोलते हो कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसके अंदर एक दो चीज़ें मिसिंग होती है, और जिसके अंदर हम बोलते हैं कि जो वैस्कुलर सिस्टम होता है ये एब्सेंट होता है। ये क्या होगा, एब्सेंट होगा। वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होने का मतलब इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे। दोस्तों देखो एक बात आप लोग जानते हो कि अगर आप कभी भी ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करोगे तो आप ये बात बोलते हो कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्रिप्टोगेम्स का पार्ट होता है, और क्रिप्टोगेम्स के अंदर जो प्लांट्स होगा ना वो पूरी तरह से वेल डेवलप वैरायटी नहीं होगा। तो जब प्लांट पूरी तरह से वेल डेवलप वैरायटी नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई तरीका आपके पास अलग होना चाहिए। एंड दोस्तों दैट इज़ द रिप्रोडक्शन फेज जो होती है ये रिक्वायर करता है वाटर के लिए, ठीक है। तो आगे पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। वैसे आगे दे रखा है देखो, नो कंडक्टिंग स्ट्रैंड विद द ट्रैकिड्स, बिल्कुल गलत है दोस्तों, ट्रैकिड्स तो होगा ही नहीं। देखा जाए तो मैंने आपसे बोला था कि इसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, और जब वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है तो ट्रैकिड्स का वो मतलब नहीं है। देखो एक बात तो है, ज़्यादातर जब ऑल ऑफ दीज आते हैं ना तो आंसर में हम लोग ऑल ऑफ दीज करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ दीज दे रखा है तो हम ऑल ऑफ दीज की तरफ जाएँ, क्योंकि देखो ट्रैकिड्स इसका सही आंसर नहीं है। तो ट्रैकिड्स इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, आपको पता है, क्योंकि वैस्कुलर सिस्टम क्या होगा इसके अंदर, एब्सेंट। दोस्तों तभी हम इसे नॉन वैस्कुलर प्लांट बोलते हैं। नॉन टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। तो आंसर 25 का आंसर नंबर जो ए है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ यूकैरियोट ग्रुप विच कॉज द सीरियस प्लांट डिजीज कम अंडर। देखो हमें पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है यूकैरियोट, तो पहले तो सारे के सारे ऑप्शन पढ़ के केवल वो चीज़ निकाल लो जो आपके पास यूकैरियोट है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको दो चीज़ मिलेगी, एक तो आपको प्रोटिस्टा यूकैरियोट मिलेगा और एक को आपको फंजाई यूकैरियोट मिलेगा, बस। बाकी और भी कोई भी चीज़ आपको यूकैरियोट नहीं मिलेगी। दूसरी यहाँ पे ना एक जो ऑप्शन है वो है वायरस। देखो वायरस तो एक्सेप्शन केस हो जाता है, नो डाउट वायरस भी बहुत सारी डिजीज़ करता है प्लांट के अंदर। एग्रोबैक्टीरियम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बैक्टीरिया की भी जो प्लांट के अंदर डिजीज़ कॉज करता है, बिल्कुल एग्रोबैक्टीरियम भी डिजीज़ कॉज करता है। वायरस भी, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस वगैरह आपने पढ़ा है, TMV वगैरह, वो भी बहुत सारी डिजीज़ कॉज करता है। मगर दोस्तों यहाँ पे इसने यूकैरियोट बोल दिया तो अपन भैया बात ही नहीं करेंगे इनके बारे में, ना तो इसके बारे में बात होगी और ना ही बात होगी मोनिरा के बारे में, क्योंकि मोनिरा होता है प्रोकैरियोट और क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यूकैरियोट ग्रुप दिया हुआ है, तो हम दोनों चीज़ें हटा देंगे। एक काम तो ये हो गया। अगली बात दोस्तों, मैक्सिमम डिजीज़ देखो किसके थ्रू कॉज होती है, वो होती है दोस्तों फंजाई के थ्रू। एक्चुअली प्लांट के अंदर जो प्लांट के जो क्वांटिटी होती है ना प्रोडक्शन की एंड क्वालिटी, ये दोनों चीज़ें बहुत रिस्पेक्टिव होती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोडक्शन के लिए भी। देखो हम लोग ये कहते हैं कि प्लांट के अंदर ज़्यादातर जो भी डिजीज़ कॉज हो जाती है ना कहीं प्लांट के थ्रू जो क्वालिटी और क्वांटिटी होती है उसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज करती है। अब दोस्तों हमें ना क्वालिटी और क्वांटिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और जो फंजाई होता है वो मैक्सिमम डिजीज़ कॉज करता है, आपको ये भी पता है। तो हम लोग दोस्तों एग्जैक्टली ये बोल सकते हैं कि क्वालिटी और जो क्वांटिटी होती है ये बहुत ही अलग मैथडोलॉजी होती है, जिस मेथड से आप प्लांट के अंदर डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं, और ये दोनों की दोनों चीज़ें ना एक्चुअली कम हो जाती है फिर। तो क्वालिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी और क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो दोस्तों हम एक बात बोल सकते हैं कि जो फंजाई होता है वो एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? क्वालिटी और क्वांटिटी को डिक्रीज़ करने के लिए। इसका मतलब प्लांट के अंदर एग्जैक्टली क्या चीज़ कॉज हो रही है? डिजीज़। तो दोस्तों ज़्यादातर प्लांट के अंदर डिजीज़ इसी के थ्रू कॉज होती है। लीफ वगैरह के अंदर भी डिजीज़ ज़्यादा मिलती है, जिससे क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। और ऐसी कंडीशन जब क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होगी तो नो डाउट प्रॉब्लम तो इंक्रीज़ होगी ही होगी। तो दैट्स वाई द राइट आंसर इज़ द फंजाई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस कौन से होते हैं? देखो आपको मैंने ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के बारे में। तो जो हेट्रोस्पोरस होते हैं मतलब वो स्ट्रक्चर वाइज जो होते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ हेट्रोस्पोरस। यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि एग्जैक्टली इनमें से हेट्रोस्पोरस कौन से हैं। तो देखो दो एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, अगर कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि होमोस्पोरस कौन से है, होमोस्पोरस, तो दोस्तों होमोस्पोरस आपको याद रखने हैं
ड्रायोपेट्रिस और एक्विसिटम। दोस्तों और एडियंटम। इसकी बात आती है होमोस्पोरस में। वहीं अगर मैं अब आपसे बात करूं हेट्रोस्पोरस की, तो दोस्तों द फर्स्ट ऑप्शन इज द साल्विया या साल्विनिया एंड द सेकंड ऑप्शन इज दैट इज सिलेंजिना। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो हेट्रो का मतलब डिफरेंट, तो बिल्कुल सही बात है भैया, डिफरेंट ही मिलते हैं इसमें। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जब 3 गलत हैं तो एक बिल्कुल सही आंसर है, टिक मार दो ना उसको, कहाँ दिक्कत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। देखो डीकम्पोजर्स होते हैं जो चीज़ों को डिग्रेडेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, वो डीकम्पोजर होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखा जाए तो देखो डीकम्पोजर के लिए बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे अलग अलग जगह पे उड़ जाती हैं, बट हम यहाँ पे ये बात करें कि अगर एग्जैक्टली डीकम्पोजर्स के बारे में, तो डीकम्पोजर्स एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों पहला ऑप्शन है ऑटोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स, ऑर्गेनोट्रॉफ्स और ऑटो हेट्रोट्रॉफ्स। देखो ऑटोट्रॉफ्स तो होंगे नहीं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स तो वो होते हैं जो अपने फूड का जो फॉर्मेशन होता है वो खुद कर लेते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज अ ऑटोट्रॉफ्स। और दोस्तों दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉफ्स की, अब दोस्तों अगर बात की जाए ना हेट्रोट्रॉफ्स की, तो देखो हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना फूड ना खुद नहीं बनाते, तो दीज आर कॉल्ड एज अ हेट्रोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स दोस्तों अपना फूड ना खुद नहीं बनाते हैं, इसलिए हम हेट्रोट्रॉफ्स को बोलते हैं कि दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। तो जब वो खुद का फूड खुद नहीं बनाएंगे तो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, बिल्कुल बात सही है। मगर दोस्तों यहाँ पे जो इसका परफेक्ट आंसर जाना चाहिए ना, मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों में से मैक्सिमम ने तो हेट्रोट्रॉफी टिक किया होगा, मगर दोस्तों देखो एक और चीज़ यहाँ पे आ रही है दैट इज द ऑर्गेनोट्रॉफ्स। ऑर्गेनोट्रॉफ्स दोस्तों, ऑर्गेनोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑर्गेनोट्रॉफ्स दोस्तों वो होते हैं जो एग्जैक्टली प्लांट को कुछ इस तरीके से डेवलप किया, इस तरीके से फॉर्मेशन करें जिस चीज़ में आप ऐसा बोल सकते हो कि जो डेड मटेरियल होता है, क्या होता है? जो डेड मटेरियल होता है या जो डिकेइंग मटेरियल होता है, इस डेड और डिके मटेरियल के ऊपर वो अपना सारा का सारा जो फूड होते हैं ना, वो फूड एग्जैक्टली वहीं पे यूज़ करते हैं। मतलब वो उस डेड और डिके मटेरियल के ऊपर कुछ एंजाइम को सिंथेसाइज करते हैं, और जिन एंजाइम को सिंथेसाइज करने के बाद एग्जैक्टली वो एक प्रॉपर ग्रोथ को शो कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो उसको डिग्रेडेट भी कर देते हैं, उसको डिके भी कर देते हैं, और फर्दर हमें एक बहुत अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन, मतलब जो फंजाई होते हैं या जो भी डीकम्पोजर होते हैं, उनके एक बहुत ही अच्छे अमाउंट में जो न्यूट्रिशन होता है उसकी रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो जाती है। तो याद रखिएगा बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह ये सिंथेसाइज करते हैं, जिस एंजाइम के सिंथेसाइज करने के थ्रू वो जो मटेरियल होता है वो पूरी तरह से डिके हो जाता है, और जब मटेरियल डिके हो जाता है तो जनरली दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोट्रॉफ्स। भाई घरों के आसपास कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कैटल्स वगैरह होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उनका डिग्रेडेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये काम नेचर करती है। नेचर ना, मतलब आपने देखा होगा नेचर किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं रखती। नेचर ये करती है कि भैया आपके पास क्या है मैटर नहीं, नेचर ये करती है भैया आपके पास जो भी चीज़ है ना वो नेचर आपसे वापस ले लेगी। तभी दोस्तों जितना नाइट्रोजन पहले था उतना ही नाइट्रोजन अभी है, आप सोच सकते हो, जबकि हम सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और हम सब नाइट्रोजन नेचर से ही लेते हैं। तो उसके बाद भी हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पे अच्छे से क्लासिफाइड करते हैं। गॉट इट। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया। तो दोस्तों यहाँ पे डीकम्पोजर क्या जो होते हैं दैट इज़ अ ऑर्गेनोट्रॉफ्स। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच वन ऑफ द हार्डेस्ट प्लांट प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा है जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट प्लांट प्रोडक्ट होता है? तो लिग्निन, क्यूटिन, स्पोरोपोलिन और सुबेरिन। देखो मैंने आपसे बोला था बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है कि आप जब एक बार याद करोगे ना तो आप आसानी से उसको समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों। अब आप कभी भी सीड का डायग्राम पढ़ते हो ना, आपने कभी भी जैसे अगर सीड वगैरह देखा हो या पॉलन ग्रेन देखा हो, हम तो खैर पॉलन ग्रेन की बात करेंगे। तो पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो दोस्तों वहाँ पे एक्चुअली 2 लेयर होती है। ये एक लेयर होती है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं इंटाइन, ये वो नहीं है जिसके बारे में हमें बात करनी है, मगर दोस्तों ये एक लेयर और है, ये एक लेयर और है विच इज़ कॉल्ड एज अ एक्साइन। तो ये बाहर की जो लेयर है ना इसे आप क्या बोलते हो? एक्साइन। और दोस्तों यही एक्साइन होती है जो एग्जैक्टली किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से। तो जो एक्साइन होती है उसका फॉर्मेशन होता है स्पोरोपोलिन से, और हम बोलते हैं कि ये एक्चुअली अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा टफेस्ट मटेरियल है। मतलब एक ऐसा सबस्टेंस है जिसको कोई भी एंजाइम डिग्रेडेट नहीं कर सकता। आप किसी भी एंजाइम के थ्रू उसको डिग्रेडेट नहीं कर सकते स्पोरोपोलिन को। और आपने मतलब सुना भी होगा नो डाउट,
यही स्पोरोपोलिन होते हैं जो फिर रिलीज़ करके या हटा के हम लोग कुछ टैबलेट वगैरह की फॉर्म में भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज नरिशमेंट वैल्यू बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अंदर 2 न्यूक्लियस आपने पढ़े ही हैं, सिंगल ऐसे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट दोस्तों। एक न्यूक्लियस तो आप यहाँ पे लिख देते हो, दैट इज़ अ जनरेटिव, और एक हो जाता है जिससे हम बोलते हैं वेजिटेटिव, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अ जर्म पोर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। खैर एक्सप्लेनेशन तो आप लोगों ने जो प्लांट में जो फ्लावर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें इसका एक्सप्लेनेशन देखा होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से क्या चीज़ फॉर्म होगी। बट यहाँ पे क्योंकि हम बात करें प्लांट किंगडम के बारे में, तो बस एक छोटी सी बात कि ऐसा हार्डेस्ट प्रोडक्ट जो हम प्लांट के अंदर देख सकते हैं वो कौन सा है दोस्तों। योर राइट आंसर इज दैट इज़ अ स्पोरोपोलिन। ठीक है, देखो सुबेरिन एक्चुअली ना, सुबेरिन की बात करें, क्यूटिन की बात करें, लिग्निन की बात करें, ये भी मटेरियल है, मगर ये वाटर के लिए इम्पर्मिबिलिटी जनरली शो कर सकते हैं। मगर दोस्तों वहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है, दैट इज़ अ स्पोरोपोलिन। तो डिग्रेडेशन से बचना है ना, तो स्पोरोपोलिन से अच्छा फिर कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि अगर ये जो डायग्राम आपको दे रखा है, ये जो डायग्राम है ये आपको क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ये बात तो समझ में आ रही है हमें कि डोमिनेंट फेज कौन सी है, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर डोमिनेंट फेज आप देखो तो डोमिनेंट फेज आपको स्पोरोफाइटी दिख रही है, देखो बहुत ही लॉन्ग फेज दिख रही है आपको। इसका मतलब दोस्तों दिस इज द डोमिनेंट फेज, बात सही है। तो ये तो जो फेज होती है ना, ये तो डोमिनेंट फेज है। तो अगर ये डोमिनेंट फेज है और वो भी डिप्लॉयड, तो दोस्तों आंसर क्या आ गया, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपका सीधा सीधा आंसर आ गया, बाकी डिटेल करने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बस सही है दोस्तों। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो आपको जो ब्राउन एल्गीज होते हैं उनके अंदर आपको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एग्जैक्टली देखने को मिल सकता है। द एग्जाम्पल इज द फ्यूकस एंड सारगासम, इनके अंदर जनरली आपको देखने को मिल सकता है क्या चीज़, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अगली चीज़ दोस्तों एक बात और है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकती है, इनमें जो प्लांट बॉडी होती है ना वो स्पोरोफाइटिक होती है। जो प्लांट बॉडी है ना, प्लांट बॉडी एग्जैक्टली वो होती है स्पोरोफाइटिक। फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट होते हैं, ये भी आपको पता है, इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग है। ठीक है, तो गेमेटोफाइटिक थोड़ी सी रिड्यूस फेज होती है। देखो आप यहाँ पे कि जो गेमेटोफाइटिक है वो बहुत ही रिड्यूस फेज है, मगर जो स्पोरोफाइटिक है ना वो एक्चुअली बहुत ही डेवलप फेज है। देखो ये स्पोरोफाइटिक डोमिनेंट फेज इसलिए हम इसे बोलते हैं। तो ये 2 एग्जांपल आप इसमें इजीली कर सकते हो। 3 टाइप के अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन में हमने पढ़े थे, एक था हैप्लॉन्टिक, एक था डिप्लॉन्टिक और एक था हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो मेरे ख्याल से 3 चीज़ें आपने पढ़ रखी है ना। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो है सेप्टा को लेके। दोस्तों देखो एक बात याद रखना, इसके अंदर अभी हम लोगों ने जनरली पूरा का पूरा चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगते हैं ना, मैंने उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया है। यहाँ पे ज़रूर एक बात है कि हम लोगों ने क्रिप्टो गेम्स को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया है। द रीज़न बिहाइंड कि क्रिप्टो गेम्स को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो एग्जाम्पल्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ें याद होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से लगे रहिएगा, और बस इस बार तो सिलेक्शन भी पक्का है। तो मेरे हिसाब से ये जो सेशन आप लोगों को दिया गया, आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मिलते चलें अगली बार एक और नई चैप्टर के साथ, अलग क्वेश्चन के साथ, केवल आपके लिए हर्षी सर के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते फिर, बाय, टेक केयर।